आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। दोस्तों, हमने अवाम की मुश्किलात पर हमेशा सवाल उठाए हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ लाने की हर पल हर दम हमने कोशिश की है। आपके मसाइल पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवामी जहदकार, सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, एमवा के कौमी सदर जनाब शमशाद कादरी साहब। कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादरी साहब, तेलंगाना की सियासत में एक अजीब तब्दीली देखने को मिल रही है इन दिनों। आप देखिए, कहीं सर्वे के नाम पर पेपर्स को जेडीमेटला में फेंक दिया जाता है और मेडचल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जो सर्वे हो रहा है उसमें उर्दू से नाबदल लोग खरीम शहर में आ रहे हैं और तरह तरह की बदगुमानियाँ इस सर्वे को लेकर फैलने लगी हैं। तो इस पर आप मुख्तसरन लोगों को बताइए कि सर्वे आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम आपको सर्वे के ताल्लुक से डरा नहीं रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि 75 सवालात का जो हव्वा खड़ा किया गया था वो निहायत गलत बात है। आपसे कुछ मखसूस सवालात किए जाएंगे, उसके अलावा कोई आपकी दरियाफ्त नहीं होगी। काजी साहब, मुझसे ज़्यादा आप इस बारे में जानते हैं कि ये जो सर्वे किस तरह हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये आप लोगों को बताइए, उनके अंदर शऊर पैदा कीजिए कि इसमें कितने सवालात के जवाब देना है और कितने नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। हमेशा आपने आवाम की दुखती तरफ पे जो है ना हाथ रखा है, उसी तरह से हुकूमत की दुखती रख पे आपने हाथ रखा है। ये जो ज़ात पात का जो सर्वे शुरू किया गया है, एक लिहाज से अच्छा भी है जी। और बुरा भी है। बुरा इसलिए कि फ़िलहाल अच्छा इसलिए है कि तमाम हमारी ज़िंदगी के हालात, हमारी इकनॉमिकल बैकवर्ड है या नहीं है, हमारी तालीम क्या है, हमारा ज़ाती घर है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए हुकूमत ने जो इक़दाम शुरू किया है, जितनी जितनी साझेदारी उतनी उनकी भागीदारी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसके ऊपर ये सर्वे शुरू किया गया है। मगर वाजिद साहब, यहाँ पर सर्वे शुरू करने से पहले हुकूमत ने उनको ट्रेनिंग दी, क्या क्या जो है प्रोग्राम बनाए, किस तरीके से बनाए, बद गए 75 सवालात की बात की गई। खुद मेरे घर पे आके सर्वे हुआ, 15 मिनट के अंदर सर्वे ख़त्म हो गया जी। जिसमें मेरा नाम, अच्छा उसमें मेरा नाम, उनमें वालिद साहब का नाम भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा। मैं बोला भाई मेरा नाम तो लिख लिया, वालिद साहब का नाम, मेरी मिसेस का नाम लिखे, मेरा डिपेंडेंट है कितने, आपका ज़ाती मकान है नहीं है। तो बरकब इसमें वाजिद साहब, इस सर्वे का मकसद तो अब मैं ख़ास तौर से मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूँगा। ज़ात पर का जो सर्वे है उसमें सैयद, पठान और मिर्ज़ा को जो है किस कैटेगरी में लाया जाएगा, बीसीई में कौन आ रहे हैं, बीसीबी में कौन आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है पहले इनको जो है आवाम के सामने ला के ये बात बतानी जरूरी, अवेयरनेस लानी चाहिए थी। मगर सर्वे शुरू किया, खैर जो भी हुआ देर वैसे आए दुरुस्त आए। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम से भी ख़ास तौर से बात कहना चाहूँगा कि जब भी आपके पास सर्वे करने के लिए लोग आएंगे तो आप जब तक आप जो है मुतमईन नहीं होंगे, आप उनको जाने मत दीजिए, जब तक आप उस पर साइन मत कीजिए। और ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो बात उड़ा रहे हैं, आपकी जो है जायदाद हड़प कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो सवालत हैं, आपका ज़ाती मकान है नहीं है, आपका जो है गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ज्ञान है, चंद मखसूस सवालत हैं। और आपका पास बैंक में है क्या है, आपका आधार कार्ड है नहीं है, ये तमाम सवालत हैं। बहरकफ हम रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहेंगे कि ख़ास तौर से, क्योंकि थोड़ा तवील इस बात से नहीं करना चाह रहा हूँ, मलकपेट का मामूली मिसाल देता हूँ, जहाँ पर उर्दू दा तबका, पुराने शहर में उर्दू दा तबका ज़्यादा रहता है, जिनको तेलुगु नहीं आती। उसके बावजूद भी बाज़ लोग ये बोले कि भाई मलकपेट में जो सर्वे हुआ कि इंग्लिश या आप जो है उर्दू में बात कीजिए। मगर वो जो वहाँ पर कारिंदे जो आए थे उनको सिवाय तेलुगु कोई बात नहीं आ रही है। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी, आपका ये सर्वे करने का मकसद ही फौत हो गया अब यहाँ पर। अगर तेलुगु नहीं आ रही है तो फिर वो सर्वे किस तरीके से कंप्लीट होगा वाजिद साहब? तो मैं रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूँगा कि फौरी जानिब इस तरह तवज्जो देते हुए या तो सर्वे को रुकाइए, या नहीं तो फिर जिस तरीके से सर्वे आपको मुकम्मल करना है, उर्दू ज़बान से जो वाकिफ़ है, उस लोकेलिटी में उर्दू ज़बान से वाक़फ़ियत रखने वाले लोगों को जो सर्वे करने जा रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको वहाँ भी जाना ज़रूरी है। नहीं खादरी साहब, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फिल फॉर आप देखिए, जिसे तेलुगु ज़बान नहीं आती या फिर जिसे उर्दू ज़बान नहीं आती, तो हम यहाँ फिर ज़बानों में बँट रहे हैं। बढ़ रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए, नौकरशाहों को चाहिए कि वो बहुत अच्छे अंदाज से और ऐसे लोगों को जो किसी इलाके में जाते हैं वहाँ पर उन्हें उर्दू आती है, नहीं आती है, तेलुगु कहाँ आती है, ऐसे लोगों को उस जगह भेजा जाए।
یہ ایک پلان ہے جسے مرتب کرتے ہوئے آپ سیدھے طریقے سے سروے کروا سکتے ہیں، لیکن ایسا حکومت نے نہیں کیا۔ اور آپ چاہتے ہیں، حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جہاں جو زبان بولی جاتی ہے وہاں پر ایسے ایک شخص کو رکھیے جو وہ زبان سے واقف ہوگا، ہے نا خالد صاحب؟ تو خالد صاحب کا کہنا تھا یہاں پر کہ سروے میں آپ ڈریے گا نہیں، کچھ مخصوص سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب دینے ہیں۔ اگر آپ کو تیلگو نہیں آتی یا پھر انگلش نہیں آتی، صرف اردو آتی ہے، تو آپ کچھ ایسا جگاڑ کیجئے کہ تیلگو والے کو بلا کر آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آگے والا کیا بول رہا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں خالد صاحب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن جہاں پر پیسہ تو آنے کی بات ہو رہی ہے، پیسہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں نے شہر کے مشہور شاعر صلاح الدین نیر سے بات کی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ابوالکلام آزاد ایوارڈ دیے گئے وہ حق بجانب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جن کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جاہلوں کو ایوارڈ دیا گیا۔ تو ایسے میں ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے جو ایوارڈ دیے تھے صحافیوں کو، جو پیسے دینے والے تھے وہ بھی نہیں دیے گئے اب تک۔ اب یہ ایوارڈ بھی چیکس ادا کر دیے گئے، ایوارڈ دیے گئے، لیکن پیسہ ابھی تک آیا نہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ سے یا پھر ارباب مجاز سے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بتائیے آپ۔ دیکھیے واجد صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا، حکومت کے نالے میں یہ بات لانا چاہوں گا، مسٹر ریونت ریڈی، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا قیام جو عمل میں رہا تھا مائنارٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے، مائنارٹیز جس میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور بدھسٹ بھی ہیں، ان تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے بہت سا بجٹ سینکشن کیا گیا، پھر حکومت کو واپس چلایا گیا۔ اب اس سے پہلے مسٹر ریونت ریڈی نے جو ہے مینیفیسٹو میں یہ بات کی تھی کہ 4,000 کروڑ کا بجٹ دیا جائے گا، وہاں پر بھی آپ نے دھوکہ دھڑی کی، وہاں پر 3,300 کروڑ کا بجٹ دیا۔ میں اس کے علاوہ بھی اب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، اردو اکیڈمی میں ہے، حج ہاؤس ہے اور وقف بورڈ ہے، یہ تمام محکمے وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ 15 دن پہلے ایک جیو جاری کیا گیا، اردو اکیڈمی کو جو ہے 403 کروڑ کا بجٹ جاری کیا گیا، پھر اس کا 2 دن پہلے ایک جاری کیا گیا کہ اتنا بجٹ جاری کیا گیا۔ صرف کاغذی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے واجد صاحب، باہر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں مسٹر ریونت ریڈی سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب محکمہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، صرف اور صرف پسماندہ طبقات کی بھلائی بہبود کے لیے تھا، مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے تھا، جو ہے سکھ قوم کی فلاح بہبود کے لیے تھا، بدھسٹوں کے لیے تھا، جین مت کے لیے تھا۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ صرف جو زبانی جماخر سے وعدے کیے جا رہے ہیں، جملے کہے جا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ مسٹر ریونت ریڈی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے، جب حکومت بن کے جو 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، جب آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ خزانہ خالی ہے، تو اس سے پہلے آپ کو ایک پلان بناتے ہوئے جو بھی اسکیمات کا آپ کو اناؤنسمنٹ کرنا تھا، چاہے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ہو یا پھر چاہے 6 ضمانتوں کا ہو، چاہے پھر اور جتنے بھی آپ اسکیمات اناؤنس کر رہے تھے، ایک جامع طریقے سے اس کا پروگرام کرتے ہوئے بجٹ الاٹ کرنے کے بعد ہی اگر آپ اسکیمات کا اناؤنسمنٹ کرتے تو عوام تک اس کی جو ہے فائدہ پہنچتا تھا۔ بالکل مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے اقتدار حاصل کر لیا۔ ہم آپ پہ تنقید کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس واسطے نہیں کرنا چاہ رہے کہ سابق حکومت نے جس طریقے سے عوام کو دھوکہ دیا، جس طریقے سے مسلمانوں کو دیا، جس طرح پسماندہ طبقات کو دھوکہ دیا یا SC کو دھوکہ دیا، اب اس میں اور آپ میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ آپ اتنے بڑے بڑے وعدے کرنے کے بعد اس میں سوائے ایک بس کے سفر کا کر دیے، کتنا جملہ بازی کر دیے۔ تو میں مسٹر ریونت ریڈی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیجیے۔ 1-2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے آپ محمد علی شبیر کو جو ہے انسٹرکٹ کیا تھا، ان کو جو ہے ہدایت جاری کی تھی کہ جائزہ اجلاس کرتے ہوئے کیا کیا کتنا بجٹ ہونا ہے، کیا کیا اسکیمات نہیں ہو رہے ہیں، کون سے آفیسر کام نہیں کر رہے ہیں، فوری سے جائزہ اجلاس لیتے ہوئے ان کو مکمل رپورٹ جو ہے ہارڈ کاپی کے ذریعے ریونت ریڈی تک پہنچانے کی انہوں نے بات کہی تھی۔ کیا مسٹر ریونت ریڈی، یہ بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مصدقہ بات ہے؟ کیا وہ رپورٹ آپ تک پہنچی؟ کیا محمد علی شبیر کی جو ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آپ تک رپورٹ پہنچائیں؟ ان سب باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیاں چھپانے کے لیے اس طریقے کے جو بیانات، اس طریقے کے جیو جاری کر رہے ہیں، جیو جاری کرنے سے کاغذی ہونے سے نہیں ہے۔ You have to do something practical for the welfare of the community, welfare of the general public of the تلنگانہ۔ جی خاطر صاحب، اب رہی بات، آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں۔ KCR کی حکومت تھی، KCR نے لوگوں کو شرابی بنا دیا،
शहर के कोने कोने में शराब के ठेके लगाए गए, दिए गए, और उसके साथ ही बैलेट रूम रखा गया जहां पर शराब पीने की सहूलत है। तो मानती है दुनिया के हैदराबादियों को और सारी रियासत को केसीआर ने शराबी बना दिया। उसके बाद एक गलती उनकी ये थी कि ट्रैफिक चालानात इतने किए गए कि खजाना भरकर पैसा नीचे गिरने लगा, उतने चालानात किए गए। छुप छुप के चोरी चोरी पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लोगों की तस्वीर खींची और फिर चालानात किए। अब वही दौर फिर लौट आ रहा है। उस दौर से लोग बचने के लिए कांग्रेस को मुंतखब किए। उसके बाद फिर वो दौर वापस आ रहा है जब 100 रुपये काटा जाता था चालान, अब 200 रुपये काटने की तैयारी हो रही है। तो ये सब क्या है खालिद साहब? लोग जो है सो परेशान हैं, महंगाई शैतान की आंत की तरह बढ़ रही है, उसमें कुछ कमी के आसार नहीं है। ऐसे हालात में वो लोग जो गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी जुटा पाना जिनके लिए मुश्किल है, जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, ऐसे अफराद के लिए अगर आप हेलमेट के लज़ुम को लाजिम करार देंगे तो फिर लोगों का क्या होगा? लोग फिर से बदज़न हो जाएंगे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी होगी और फिर कुछ इनकलाब आने के आसार हैं। आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मिस्टर रेवंत रेड्डी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप अब भी वक्त है, आप समझ जाइए। और ये चालानात का मामला, सबसे अहम बात मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी आपसे कहना चाहूँगा, ट्रैफिक के कवायद की पाबंदी करवाइए। आप ट्रैफिक के जो है वहाँ इंस्पेक्टर भी रहते हैं, वहाँ जवान भी रहते हैं, वहाँ पर जो है और दूसरे पुलिस के जो मुलाजमीन भी रहते हैं। वो जो है ट्रैफिक के बहाव को दुरुस्त करने के बजाय छुपते छुपाते चोरों की तरह जो है फोटोकशी करते हुए ट्रैफिक को जो है धर्म भरम कर देते हैं। उसकी वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं उसी की वजह से। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूँगा कि ट्रैफिक के जितने भी मुतल्लिक़ा अहदेदार हैं उनसे बात करना चाहूँगा, आप लीजिए फोटोकशी कीजिए, जो भी कीजिए, खुलेआम कीजिए आप, मगर ट्रैफिक को रोकते हुए ट्रैफिक में खलल डालते हुए फोटोग्राफी कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं रोड के ऊपर, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पे कुछ लिया तो उसकी जो फोटोग्राफी कर लीजिए, ट्रैफिक को बहाल होने दीजिए, ट्रैफिक को रोक के सब करने की वजह से क्या ज़रूरत है? बहरकैफ मिस्टर रेवंत रेड्डी, हम ये समझे थे कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद कुछ आवाम की भलाई होगी, तेलंगाना की आवाम जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जो महंगाई, जो कमरदोड़ महंगाई की वजह से गुजर रहे हैं, पेंशनर जो बुरी तरीके से सफ़र हो रहे हैं, इन तमाम के हालात पे गौर करते हुए आवाम ने ये सोचा था कि केसीआर की हुकूमत को ख़त्म करते हुए कांग्रेस हुकूमत को लाएंगे। मगर मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह से हालात होंगे तो आपकी हुकूमत और 2-4 साल भी चलने वाली है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता नहीं है। मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। एक मेरा मशवरा है, आपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, ये ट्रैफिक का मामला हो, चालानात का मामला हो, हेलमेट का मामला हो, इन तमाम के जानिब एक जायज़ा इजलास रखते हुए आपको इस बात का जो तमन्नियत देना है आवाम में जो बेचैनी फैली है, कहीं ऐसा ना हो कि आवामी आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपके खिलाफ, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा आवामी एहतजाज शुरू होने से पहले आप समझ जाइए और एक जायज़ा इजलास लेते हुए किन किन तकालीफ से जो है तेलंगाना की आवाम गुजर रही है, उनका जायज़ा इजलास लेते हुए, चाहे वो सर्वे का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे एम्प्लॉइज़ का मामला हो, चाहे खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तनख्वाहों का मामला हो, क्या हैदराबाद के डेवलप का मामला हो, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से ज़रूरत नहीं है, जियो जारी करने से ज़रूरत नहीं है। जब तक आप मुख्तस फंड जो है अलॉट नहीं करेंगे, जून 2023 से जो है साफ़ियों के बिल, उर्दू अकादमी के बिल पिछले 1 साल से इल्तिवा का शिकार पड़े हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आप एक बात मैं आपसे ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि आपकी जो है व्हाइट पेपर जारी कीजिए कि आपका ख़जाना खाली है या आप जो है आवाम की तकालीफ दूर नहीं कर सकते। जो बिल आपके पास ज़ेरे इल्तिवा है, कब उसको सैंक्शन करेंगे, कब आपको बजट देना, ताकि आवाम में जो बेचैनी फैली है, जो सहाफ़ी इस इंतज़ार में है कि सालाना बड़ी मुश्किल से भीख 10 से 15,000 देते हैं, उसको भी जो है साल भर से इंतज़ार में लगे हुए हैं। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी, अब आपको होना ये चाहिए कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए वज़ीर फ़ाइनेंस हो या स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तफसीर इकबाल हैं, इकबाल क़ासिम हैं, और आपके जो है शब्बीर साहब हैं, इन सबके साथ जायज़ा इजलास लेते हुए फौरी तौर पर आपके ख़जाने का क्या हाल है, कब तक आप जो है बजट जारी करेंगे, कब तक आवाम की तकालीफ को दूर करेंगे, इसकी इत्तला
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए दीजिए, ताकि जो आवाम में जो बेचैनी फैली हुई है कि वाक़ई आपका ख़ज़ाना खाली है, क्या वाक़ई आपके पास जो है आप फाइनेंशियल तौर पे आप वीक हैं, गुज़िश्ता हुकूमत ने आपके साथ जो किया, होना तो ये चाहिए था कि आप पूरा जायज़ा लेने के बाद ही अगर स्कीमात का अनाउंसमेंट करते, तो एक अक्लमंदी की बात होती है। अब भी वक़्त है आपके पास, अब भी जो है आप सही तरीक़े से हुकूमत चला सकते हैं, मगर होना ये चाहिए कि आपको इस जानिब तवज्जो देते हुए क्या-क्या मुश्किलात का सामना है, आप बजट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, बजट जारी नहीं करने की वजह क्या है, इसकी तमाम बातों की सराहत आपको आवाम के सामने लाना बेहद ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। खालिद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जब बजट है नहीं तो जारी कहाँ से होगा? पहले ही केसीआर ने लोगों को कर्ज में मुब्तला करके हुकूमत छोड़ी थी। अब वो खुद फार्म हाउस में बैठे शराब के नशे में बदमस्त हैं। खैर छोड़िए, हमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ खालिद साहब, जब हुकूमत के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, पैसा नहीं है और 5 स्कीमात धरी की धरी पड़ी हैं और एक स्कीम को जारी कर दिया गया जो ख़वातीन को फ्री बस में सफ़र करने की इजाज़त है। ऐसे में हुकूमत का रोज़ाना 7 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान की पाबजाई कैसी हो और फिर हुकूमत का ख़जाना किस तरह भरे? तो अब ये चालानात का आगाज़ किया जा रहा है। तो ऐसे में जबकि आपको चाहिए ये कि लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए कुछ अहम तरीन इक़दामात किए जाएँ, नई-नई फैक्ट्रीज़ कायम किए जाएँ और हौसला अफ़ज़ाई की जाए नौजवानों की कि किस तरह वो अपना बिज़नेस खुद शुरू कर सकते हैं, तिजारत का आगाज़ कैसे हो, ये तमाम चीज़ें हैं। माशी हालत को सुधारने के कई तरीक़े हैं। तो माहिरीन को बिठाकर एक जायज़ा इजलास मुनक्कद करते हुए आप इस पर अहम तरीन इक़दामात कर सकते हैं। आप गैर ज़रूरी तौर पे हज़ारों करोड़ रुपए मूसा नदी की तज़ईन नौ के लिए गैर ज़रूरी का वावेला मचा रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि आप इन 5 जो रुकी हुई स्कीमात हैं, इसे पसे पर्दा डालना चाहते हैं। तो क्या ये सही है? आप हमें बताइए खालिद साहब, अवाम को बताइए कि ये सही वजह यही है कि 5 स्कीमात को हुकूमत शुरू नहीं कर पा रही है, उसकी मजबूरी है, पैसा है नहीं। तो ये असल वजह ये है या फिर कुछ और है? आप बताइए। देखिए वाजिद साहब, सबसे पहले तो मैं हाइड्रा की मैं मुखालफत इस बात से भी नहीं करूँगा कि ठीक है, हुकूमत ने जो इक़दाम किया है, क्या सोच के किया है, अच्छाई है, बुराई है, लीगल है, इलीगल है, वो सब बात की बातें हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मिस्टर रेवंत रेड्डी से कि जो ज़मानतों की आपने बात की थी, जिस फलाह बहबूद की बात की थी, जो वेलफेयर की बात की थी, सबसे पहले आपको इस जानिब तवज्जो देते हुए किस तरीके से मालिया फराहम किया जाना चाहिए, माशियात के माहिरीन को बुला के उनके ज़रिए से किस तरीके से जो है आपकी हुकूमत की जो है मालिया को जो है मजबूत किया जाना चाहिए। सबसे पहले इनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि किस तरीके से मालिया फराहम किया जाए, किस तरीके हुकूमत को जो फ़ंड हासिल करते हुए ये सब नहीं किया गया खालिद साहब। तो मेरा सवाल ये था कि एक भूखा आदमी, आपको तो पता है भूख बदज़ात होती है, ठीक है? भूखा आदमी अपने पेट में अन्न के लिए परेशान होगा या मूसा नदी के पास जाके बैठेगा? नहीं भाई, वही बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमको मूसा नदी के प्रोजेक्ट से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपए जो खर्चा कर रहे हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, कीजिए आपको। वी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट। आप उसको कीजिए, मूसा नदी प्रोजेक्ट को कीजिए, क्या खूबसूरत सोना चांदी लगा दीजिए। उसकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई नहीं खालिद हो साहब, और ये जो घर तोड़े जा रहे हैं, मिस्मार किए जा रहे हैं, इसको पूरा ख़त्म करने के लिए ही 5 साल लग जाएँगे। तो नहीं, मतलब ये है कि हम, मेरा मतलब बोलने का हुकूमत कामयाब कहाँ है? नहीं, देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप उसको बाजू रख दीजिए, जी। कीजिए आप। हाइड्रा के प्रोग्राम को बाद में आप कंटिन्यू कीजिए, हमको कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर आपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जो 6 ज़मानतों की जो बात की थी, उर्दू अकादमी का बात हो या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात हो या खुली खुदूब चारबंद उलमा अथॉरिटी की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए आप किस तरीके से माहिर माशियात को बिछाते हुए किस तरीके से हुकूमत को जो है एक मजबूत जो है फाइनेंशियल पोजीशन में लाने की आपको बेहद ज़रूरत है और ला सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बड़े-बड़े लोग आप जो है बाहर जाके, अमेरिका भी जाके आए लोग, आपके साथ जो है मदद करने के लिए भी तैयार है। तो अब आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत के मालियों को मजबूत किया जाए,
اور जितने भी आपने स्कीमात का ऐलान किया उसको फौरी तौर पर अमलवारी कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो आवाम ने आपको इस उम्मीद के साथ आपको इख्तियार सौंपा कि पिछले 10 साल दौर में जो तबाह बर्बाद तेलंगाना को कर दिया गया है, उसको अगर आपको सही तरीके से हुकूमत चलाना है, आवाम की तमाम तकलीफ़ात को दूर करना है, तो अब आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर हुकूमत के मालिया को मुस्तहकम कीजिए और तमाम स्कीमात जो आपने अनाउंसमेंट की हैं, उसके ऊपर अमलवारी करेंगे तो ही आपकी नेकनामी होगी और आपकी हुकूमत बचेगी। जी। वरना होगा ये कि जिस तरीके से केसीआर का हाल हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता आपका भी हाल हो। हम आप पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, आपको जो है तजावीज़ दे रहे हैं, कबूल करना या नहीं करना आपकी ज़िम्मेदारी है, मगर एक समाजी हिदायतकार, एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, तो ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम की तकालीफ को दूर करने के लिए आवाम की तकालीफ हुकूमत तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है, सहाफ़त की ज़िम्मेदारी है। कबूल करना नहीं करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो फिर जो हाल केसीआर का हुआ और जो हाल दूसरे हुकूमतों को हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उस जो है नाकामी का मुँह देखना पड़े। बिल्कुल। तो खालिद साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं कि वज़ीर आला से कि देखो, शफ़ाफ़ियत हर चीज़ में लाइए। बेहद ज़रूरी। 5 ज़मानतें बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आप अहम तरीन इक़दामात कीजिए और साथ ही साथ आपने जो भी वादे किए हैं लोगों से, वो पहले पूरे कीजिए। उसके बाद मूसा नदी का जो काम है आप उसको शुरू कीजिए। तो बड़ी अच्छी बातें की खालिद साहब आपने। दोस्तों, खालिद साहब कह रहे थे कि मालिया हुकूमत के पास है नहीं, और दूसरी बात यह है कि कहीं से मालिया आने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में भी अमेरिका और दीगर ममालिक से मदद के इम्कानात हैं, मौहूम अभी नहीं हुए। तो ऐसे में तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि अहम तरीन इक़दामात करते हुए अवाम की हालत ज़ार जो है उसे पहले दुरुस्त किया जाए, उसके बाद दीगर स्कीमात पर अमल पैरा हुआ जाए। ताहम आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। शब बख़ैर।